G20 का शिखर सम्मेलन कितना सफल रहा, उस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी मेहमान इस सम्मेलन में आए थे सब मोदी मोदी करते हुए वापस गए। सबकी खुशी एक अलग लेवल पर थी। और दूसरा उदाहरण है भारत का विपक्ष, जो लगातार इस बैठक पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष को नहीं दिखाई दिया कैसे भारत ने यूक्रेन मुद्दे पर सभी देशों को एक राय में पिरो दिया, लेकिन विपक्ष को दिख रहा है कि बारिश के आने से वहां पानी भर गया। 2700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और क्या हासिल किया? जहां दुनिया मतलब जो विदेशी मीडिया भारत को घेरने का मौका नहीं छोड़ती, वो भी मोदी मोदी कर रही है इस G20 शिखर सम्मेलन के बाद। लेकिन विपक्ष हाय तौबा करने में मत लगा है। लेकिन इस बात से अलग आज आपको बताऊंगा कि सम्मेलन में सऊदी और भारत के बीच क्या क्या समझौते हुए, इनका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और चीन की इन समझौतों से कैसे हेकड़ी निकलने वाली है। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। G20 में आए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन बाद भी भारत में ही रुके और उन्हें यहां गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। 3 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे क्राउन प्रिंस ने यहां आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये भारत में उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पहले वो फरवरी 2019 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया गया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। भारत सऊदी के बीच हुए दर्जन भर समझौते। इस मीटिंग के बाद सऊदी और भारत की कंपनियों के बीच 2 दर्जन से ज्यादा समझौतों पर साइन किए गए, जो IT, कृषि, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल्स और मानव संसाधन सहित बाकी क्षेत्रों में हैं। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बाकी के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। पहले आप सुनिए PM मोदी ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सेलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। PM मोदी ने ऐसे ही नहीं कहा। भारत और सऊदी दोनों दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच के व्यापार की अगर बात करें तो साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड 52.75 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस बैठक के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हम पहल और आर्थिक गलियारा परियोजनाओं के एकीकरण के लिए तत्पर हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जरूरी आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए इस आधारभूत कदम तक पहुंचने में हमारे साथ काम किया।
जिस गलियारे की इतनी चर्चा चल रही है और जो दुनिया के बीच हॉट टॉपिक बना है, वो वाकई में कोई आम गलियारा नहीं है। इस गलियारे के बनने के बाद भारत की सीधी पहुंच मध्य यूरोप तक पहुंच जाएगी। व्यापार में 40% की तेजी आ जाएगी। इसलिए गलियारा गेम चेंजर गलियारा बताया जा रहा है। सिर्फ गलियारा नहीं, चीन की कमर तोड़ने वाला गलियारा। भारत को सीधे मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाले इस गलियारे को गेम चेंजर गलियारा बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे बड़ी डील बताया और इस गलियारे को चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना का विकल्प भी माना गया है। यही कारण भी है कि जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इस गलियारे के बाद सप्लाई चेन और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और इसके लिए काम इतनी तेजी से चल रहा है कि अगले 60 दिनों के भीतर इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा। सब कुछ आसान भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो भारत बाईपास रूट को बाईपास कर सीधे रूट से अपने सामान को यूरोप तक भेजेगा और इसी बात से चीन भुना बैठा है, क्योंकि जो जिनपिंग के सपनों का प्रोजेक्ट है BRI, जिसका नाम BRI है, वो भी सीधा यूरोप तक बनाया जा रहा है। 10 साल पहले इस पर काम शुरू किया गया था और अब तक वो पूरा नहीं हो पाया है। चीन में मचे हड़कंप का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के सरकारी अखबार का कहना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद मिडिल ईस्ट में चीन को अलग थलग करना है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इस तरह की परियोजना संदेह के घेरे में है। अमेरिका ने पहले भी बाकी देशों के साथ मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में चीन को अलग थलग करने में वो कभी कामयाब नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चीन सालों से इस परियोजना पर काम कर रहा है और चीन को रोक पाना अमेरिका के लिए मुश्किल है। अब चीन को कौन बताए कि अलग थलग तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है। चीन की इस घबराहट का बड़ा कारण ये भी है कि चीन का सोचना था कि ऐसी कोई योजना वो अकेला ही चला रहा है जिस तरह की उसने योजना चलाई है, और वो इस तरीके से इस रास्ते पर एक छत्र राज करके मोटी कमाई करेगा और देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाएगा। लेकिन भारत से टक्कर मिलने के बाद इसका एक छत्र राज करने का सपना तो चकनाचूर हुआ ही है, और दूसरा, उसे इस योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा जितना उसने सोचा था। तीसरा, जिन देशों ने पहले इस योजना में साथ देने की बात कही थी वो अब धीरे धीरे वापस हट रहे हैं। चौथा कारण है कि योजना कई तरीकों के आरोपों में घिरी है। जिन देशों को चीन ने इस योजना में जोड़ा था उन देशों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, और इतना ही नहीं, उन देशों का चीन से व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका इस योजना से जुड़ने के बाद बर्बाद होने वाला देश है। पाकिस्तान भी ऐसे ही बर्बाद होने की कगार पर है, जिसे इस योजना का कोई लाभ तो नहीं मिला बल्कि मोटा नुकसान झेलना पड़ गया। और साथी देशों का भी यही हाल है। चीन को खुद पिछले 3 सालों में BRI से जुड़े लोन की वजह से करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चीन को BRI से नुकसान 10 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी तब 150 देश इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार थे, इसके समर्थन में खड़े थे। लेकिन अब 10 साल बीत जाने के बाद BRI से जुड़ी तीसरी बैठक चीन करने जा रहा है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 90 देशों ने वहां चीन पहुंचने की इस बैठक में हाँ भरी है। सोचिए, 60 देश इस प्रोजेक्ट से पल्ला झाड़ चुके हैं, और मीटिंग के बाद इन 90 देशों में से कितने देश काम करने के लिए राजी होंगे वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों पर 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इटली जैसे देश ने संकेत दे दिया है कि वो भी इस योजना का हिस्सा नहीं रहेगा। कई देशों में इस योजना पर भ्रष्टाचार स्कैंडल के आरोप लग चुके हैं। पर्यावरण का खतरा, लेबर लॉ के उल्लंघन के मामले इस परियोजना पर बढ़े हैं। कई देशों को डर है कि इस योजना के जरिए चीन उनकी जासूसी कर सकता है। ऋषि सुनक ने तो साफ शब्दों में चीन पर जासूसी के आरोप लगा दिए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि जो देश इस योजना से जुड़े थे वो अब समझ चुके हैं कि चीन उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद करना चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इटली के प्रधानमंत्री ने तो चीन को कह दिया कि हाल ही के सालों में कई यूरोपियन देश जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं, उसके बावजूद भी इन देशों के चीन से संबंध इटली से ज्यादा बेहतर हुए हैं। मेलोनी का कहना है कि यह मुद्दा है BRI पर हम जो भी फैसला लेंगे उसे छोड़कर ऐसी पार्टनरशिप की गारंटी कैसे दी जाए जो दोनों देशों को फायदा पहुंचाती हो।
कुल मिलाकर बात का सार यह है कि चीन ने इटली के साथ खेल कर दिया। जिस फायदे के लिए इटली साथ आया था वो फायदा नहीं हो रहा है। इटली जब 2019 में इस योजना से जुड़ा था तब वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, इसलिए ही उसने बाकी देशों का साथ लेने का फैसला किया था, इसीलिए वो BRI प्रोजेक्ट के साथ आया था। लेकिन इटली को 4 साल बीत जाने के बाद ये समझ आया कि उसके साथ खेल हुआ है। खेल कैसे हुआ है वो भी देखिए। 2019 में इटली जब इस परियोजना का हिस्सा बना था तब चीन का इटली में निवेश 5,386 करोड़ रुपए का था, लेकिन जब इटली इसमें शामिल हो गया तो निवेश घटकर मात्र 273 करोड़ रुपए रह गया। चीन ने इटली से अपना निवेश निकालकर यूरोप के उन देशों में लगा दिया जो BRI का हिस्सा नहीं थे। तो आप भी इस खेल को समझ गए होंगे। पहले इटली को रिझाया और फिर यूरोप के बाकी देशों को अब रिझाने में लगा है। इटली समझ चुका है अगर वो जल्द इस दलदल से बाहर नहीं निकला तो उसका हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसा होने में वक्त नहीं लगेगा। इटली ही नहीं, चीन की इस चालबाजी को दुनिया के सभी देश अब समझ चुके हैं। इटली का चीन को जवाब दे देना और भारत की मिडिल ईस्ट की योजना से जुड़ना चीन को सबसे ज्यादा खटक रहा है। तो भला ऐसा क्यों ना कहा जाए कि भारत के साथ सऊदी के आने से चीन बिलबिलाया हुआ है और चीन अब वो फायदा अपनी बेल्ट एंड रोड योजना से नहीं उठा पाएगा जिसके लिए उसने इसे शुरू किया था, और नुकसान में तो पहले से ही चल रहा है। आप मोहम्मद बिन सलमान और मोदी की इस जुगलबंदी पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।